नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आप सब लोगों को मालूम है कि आज श्रृंखला की 19वीं कड़ी में हम लोग जुड़ रहे हैं, यानी 19वें भाग में जुड़ रहे हैं। इससे पहले 18 भाग हमने सफलतापूर्वक कवर किए हैं, जिसमें मैंने आपको एक भाग जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में भी दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और अंग्रेजों की एक विशेष नीति के ऊपर चर्चा करेंगे, और ये विशेष नीति वेलेजली की सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस के रूप में जानी जाती है। अब उसके कारणों के बारे में हम पता करेंगे, उसके रिजल्ट्स क्या हुए उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम अध्याय 5 को पढ़ते हैं तो अध्याय 5 में बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो अध्याय 4 में शुरू हुई थी, तो मैंने वहीं पर ही शुरुआत में ही उसको खत्म कर दिया था। जैसे मैसूर आंग्ल जो युद्ध हुए हैं, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए हैं, इसके अलावा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं वो भी आपको इसी में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पंजाब के साथ जो युद्ध हुए थे ब्रिटिशर्स के, उन युद्धों के बारे में भी मैंने पंजाब के समय में आपको पढ़ाया था। तो जो अध्याय 5 है, अध्याय 5 के इन भागों को मैं छोड़ रहा हूं, और छोड़ करके इन सारी चीजों को आप पिछले सेशंस जो हुए थे उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उन सेशन से संबंधित जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा सकूं, तो वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके उन सेशंस को देख सकोगे आसानी से। ठीक है, चलिए आज की हम चर्चा की करते हैं शुरुआत। आधुनिक भारत का इतिहास है, स्पेक्ट्रम के अध्याय 5 की ओर हम बढ़ चुके हैं। और स्पेक्ट्रम के अध्याय 5 की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यूपीएससी पीटी 2023 लक्ष्य प्रोग्राम को शुरू किया जा चुका है। ये दोपहर 1 बजे श्रृंखला नियत रूप से आपके समक्ष पहुंच रही है, जिसमें साल भर के तमाम सारे करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं वो आपको कवर करके दी जा रही हैं सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें जुड़ना मत भूलिए। साथ ही साथ आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस लेक्चर की PDF जो है वो यदि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि है विरत दुबे 01। और इस पे जुड़ने के लिए आप ये स्कैन भी कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे से सर्च भी कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम फीचर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ IAS हिंदी ने आप लोगों के लिए पेड बैच एक शुरू किया है, जिसको हम लोग फाउंडेशन बैच के रूप में प्रारंभ कर चुके हैं। और ये पहला जो इसका क्लास होगा ये 14 फरवरी से शुरू होगा। तो उसमें जुड़ने के लिए आप सब लोग एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, और एनरोल करने के लिए आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। स्टडी IQ की जो वेबसाइट है वहां पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स के बारे में है। ये तमाम सारे फैकल्टीज हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। 14 फरवरी से बैच शुरू होने वाला है शाम 6 बजे से। और इसमें अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो अतिशीघ्र आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। और एडमिशन लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना है। कोड जब यूज करेंगे विरद लाइव, ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, इस कोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फी में डिस्काउंट मिलेगा और 18,999 में आपको आसानी से ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो, और इसमें अगर आप फाउंडेशन बैच में हमसे और ज़्यादा विधिवत तरीके से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर लाइव सेशंस नहीं हो पाते हैं, है ना, आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे, उन प्रश्नों का प्रत्युत्तर नहीं मिल पाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस फाउंडेशन बैच में अच्छे तरीके से मिल पाएंगी। प्रैक्टिस टेस्ट, हर एक चैप्टर या हर एक दिन उनसे बनने वाले MCQs, उनसे बनने वाले जो मेंस से प्रोस्पेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि मेंस को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। अगले दिन मेंटरशिप की पूरी टीम होगी जो आपके क्वेश्चंस की जांच करेगी, बताएगी कहाँ पे क्या गलती हो रही है। तो प्री के साथ साथ मेंस का जो फाउंडेशन बैच है ये आपका शुरू हो रहा है। इसमें इतिहास का जो भाग है वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो अब अगर आप हमसे वहां पर इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोड को जरूर इस्तेमाल कीजिए और अभी तुरंत एडमिशन लीजिएगा। 18,999 में मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की जानकारी के लिए। आप यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा टेलीग्राम है या फिर हमारा जो ये इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे संपर्क कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में कहीं पर भी अपनी क्वेरी हमें डाल दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा। एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है या फिर कोर्स के फीचर्स क्या हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब कर लेते हैं लेक्चर की शुरुआत। और लेक्चर की शुरुआत में आप सब लोगों को मालूम है आज हम पढ़ने वाले हैं वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली की जो सहायक संधि है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी या इसके बारे में जानकारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस मैप के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ये वाले मैप की बात करेंगे और ये मैप जो है ये 1765 का है, 1765।
और आपको मालूम है 1765 1764 का युद्ध के बारे में कल हमने बक्सर के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद 1765 में ब्रिटिशर्स की संधि हुई और आपको मालूम है बंगाल में और अवध में जो बहुत सारे हिस्से थे वो ब्रिटिशर्स के पास आ गए थे। तो 1765 में अंग्रेजों की क्या स्थिति है जरा देखिए। अंग्रेज जो हैं, ये जो आपको ये तिरछी तिरछी लाइन वाले जो पार्ट दिख रहे हैं, ये देखिए, ये इलाहाबाद का हिस्सा है, ये अवध लखनऊ का हिस्सा है, ये सब अंग्रेजों के पास में। यहाँ पर ये पटना बिहार का हिस्सा है ना, ये फिर बंगाल का हिस्सा है। ये सारा का सारा हिस्सा आपको मालूम है 1765 तक किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास। इससे पहले जो ये उत्तरी सरकार है, हैदराबाद के ऊपर का जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया था, ये भी चला गया था ब्रिटिशर्स के पास, है ना। तो ये वो भाग है जो अंग्रेजों ने क्या कर लिया है, पहले ही जीत लिया है, अपने पास कर लिया है। अब आप देखिए, अंग्रेज जो हैं वो वैसे तो अगर हम देखें तो ये वाला जो निजाम वाला राज्य है, ये वाला हैदराबाद का निजाम का राज्य है, ये हैदराबाद का निजाम का शासन दिख रहा है। इसी के ठीक नीचे मैसूर राज्य आपको दिख रहा है। इधर आपको कर्नाटक स्टेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नीचे जो है वो त्रावणकोर है। यहां सब में फ्रांसीसीज जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसी बीच इन्होंने इधर का हिस्सा जो है वो जीत लिया है। 1700 आपको मालूम है कि 60 में बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ था और उसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पौंडीचेरी है, ये फ्रांसीसी कोठी के रूप में जानी जाती थी। सेंट डेविड फोर्ट है, ये ब्रिटिशर्स का था, ठीक है। देवी कोटा ब्रिटिशर्स का है और ये आपका फ्रांसीसियों की तमाम सारी अलग अलग जगहें थी, है ना। तो इस बीच आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है यहां से शुरुआत होती है। इसके बाद जब ये वेलेजली की सहायक संधि पूरी तरीके से आरोपित हो जाती है, तो संधि आरोपित होने के बाद जो भारत का हिस्सा है जिसमें अंग्रेजों का राज्य हुआ है, उसको जरा देखिए। ये वो पूरा हिस्सा है, ये यहां से यहां तक आप देख सकते हैं। जो लाइनिंग वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपको अवध का थोड़ा सा हिस्सा, बनारस का, है ना। ये सब 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 ये आपका किन के पास आ गया है यहां तक? ये देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये चला गया है ब्रिटिशर्स के पास, अंग्रेजों के पास। इतने बड़े हिस्से पे अंग्रेजों ने शासन कर लिया है और जितना बड़ा इनका राज्य है उतना ही बड़ा राज्य लगभग 1805 में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये वाला ये जो शेडेड वाला जो पार्ट आपको इधर दिख रहा है, ये मराठा साम्राज्य, ये मराठा है। यानी ब्रिटिशर्स के पास में 1765 से लेकर के 1805 के बीच में अगर हम देखें तो यहां पर एक मराठा साम्राज्य है जो लगातार इनको टक्कर देता आ रहा है। और शुरुआत में मराठा राज्य बहुत बड़ा नहीं है। यहां पर देखिए, ये वाला जो राज्य है ये मराठा पहले यहां तक है, ठीक है। उसके बाद ये मराठा साम्राज्य अब यहां पर है, ऊपर की ओर फैल गया, थोड़ा नीचे की ओर अंग्रेजों के इंटरफेयर की वजह से निजाम वाला जो एरिया है वो हट गया। ये नक्शा अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको वेलेजली की सहायक संधि काफी हद तक याद रहेगी। ये सारी जगहें आप आसानी से देख पाएंगे जो अभी हम सहायक संधि में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब करते हैं लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के बारे में शुरुआत। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, इसी को आप इंग्लिश में सब्सिडियरी अलायंस बोलते हैं ऑफ लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि है इसी को हम लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के रूप में जानते हैं। लॉर्ड वेलेजली जो है वो 1797 के करीब भारत की ओर आया और 1798 से लेकर के 1805 तक ये भारत में रहा, जब तक कि इसे वापस नहीं बुला लिया गया। इसे ब्रिटिशर्स ने वापस बुला लिया था क्योंकि इसकी नीति जो है वो थोड़ी नुकसानदायी हो रही थी अंग्रेजों के लिए। तो तब तक इसने भारत को बहुत बुरी तरीके से कह सकते हैं पंगु बना दिया है। रिचर्ड काले वेलेजली, इसे मार्क्सिस ऑफ वेलेजली के रूप में भी जाना जाता है। मार्क्सिस, इसे आप रिचर्ड काले वेलेजली या कहीं कहीं वेलेजली ऐसे भी लिखा जाता है जैसे मैं लिख रहा हूं। तो वेलेजली ऐसे लिख लीजिए या वैसे लिख लीजिए, एक ही बात है, ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेजी नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। और मार्क्सिस ऑफ वेलेजली भी इसको कहा जाता है, मार्क्विस ऑफ
वेलेज़ली, वेलेज़ली, ठीक है। इन नामों से प्रसिद्ध ये व्यक्ति भारत में सहायक संधि के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। सन 1798 में सर जॉन शोर जो है वो इसके पहले यहां पर गवर्नर था, और इस गवर्नर के जाने के बाद ये 37 वर्ष की आयु में तकरीबन जो है ये भारत आया। भारत आने से पहले देखें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आयुक्त भी रह चुका था, यानी योग्यता थी, वहां पर भी उसने योग्यता साबित की थी। लेकिन कहते हैं कि वेलेज़ली जैसे जो व्यक्ति है ना, वो अपनी नीति और प्रसार के इतने भूखे थे कि उतने से उसको संतोष नहीं हो रहा था कि बस हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आयुक्त भर बन गए हो। उसका तो स्पष्ट उद्देश्य था कि कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना है, और इतना बड़ा प्रांत उसको सिर्फ भारत में ही मिल सकता था। इतने बड़े जितना वो विस्तार की उसके अंदर भूख थी, जितना उसके अंदर भूख चाहत थी अपने प्रदेशों, अपने प्रशासन के विस्तार की, ये भूख केवल भारत ही मिटा सकता था। इतना बड़ा प्रांत भारत के पास था। तो स्वाभाविक सी बात है कि आरंभिक नीति की अगर हम बात करें तो आरंभिक नीति में इसके स्पष्ट था कि वो कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता है। आरंभिक अगर उद्देश्य ये जो इसका जो ये आ रहा है, लॉर्ड वेलेज़ली की जो सहायक संधि है, या लॉर्ड वेलेज़ली जिस उद्देश्य से भारत आ रहा है वो यही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या करना चाहता था, भारत में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में, ठीक है, स्थापित करना। यह चीज हमको यहां पर ध्यान रखना है कि यह भारत में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहता था, और इसके लिए उसको प्रदेशों पर, भारतीय राज्यों पर, प्रांतों पर विस्तार चाहिए था। इसके पहले के अगर रूलर्स की अगर हम बात करें जो भारत में आए, जैसे सर जॉन शोर तक की बात करें, हालांकि सर जॉन शोर के समय में भी जो सहायक संधि है उसका प्रयोग किया गया था, और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला व्यक्ति है जो सहायक संधि का उपयोग कर रहा है, लेकिन उस सहायक संधि और लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि में जमीन आसमान का अंतर है। कैसा अंतर है? इसके पहले के जो लोग थे वो शांति और निष्पक्षता की नीति को लेकर के, मतलब वो किसी भारतीय शासकों को या बड़े ताकतवर भारतीय शासकों को अनर्गल ही क्रोधित नहीं करना चाहते थे, और बड़ी सूझबूझ और कूटनीतिक तरीके से इन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की संधि की उपयोग करते थे। जैसे सर जॉन शोर ने भी ऐसा काम किया था कि भारतीय राजाओं के साथ संधि करी और उनकी सुरक्षा के बदले उनसे कुछ धन लिया। तो सहायक संधि में बेसिक मुद्दा यही है, लेकिन तब यह शांति और निष्पक्ष की नीति के अंतर्गत होता था। लेकिन जब ये आया तो इसने कहा कि अब बहुत हो गया, जितना हमें मिलना था वो मिल गया, हमें कोई शांति और निष्पक्षता वाली जो इनसे रिक्वेस्ट है इंडियंस से, ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम पावरफुल हैं, हमने सिद्ध किया है बंगाल में, और हमें इस तरीके की चीजों के लिए गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास में केवल एक ही रास्ता था, युद्ध की नीति को अपनाना। जो ना माने उसके साथ लड़ाई करो, युद्ध करो। और आरंभ में जब ये आया तो इतना जोशीला था, इतना युवा था, जोशीला था, कर्मठ था कि मंत्रिमंडल जो था, कार्यकारिणी जो थी, वो इस प्रस्ताव से सहमत भी हुई, और इन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने कुछ उपायों का सहारा लिया। अब जिन उपायों का सहारा लिया तो हम यहां पर लिख सकते हैं, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, राजनीतिक या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसने क्या किया, तीन उपाय अपनाए। अब जो तीन उपाय अपनाए हैं उनमें से, तीन उपायों में से पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है कि भाई देखो, ऐसा है कि सहायक संधि जो है हमारी, या जो
जो हमारी सब्सिडरी अलायंस है इसको तुम लोग क्या करो, अपना लो। किन किन की बात करी जा रही है? सहायक संधि को अपनाने की बात की जा रही है। सहायक संधि को, सहायक संधि अपनाइए। एक रास्ता तो ये राज्यों के पास था। दूसरे रास्ते की अगर हम बात करें तो ये था खुला युद्ध। खुला युद्ध, दूसरी नीति इसने ये अपनाई कि अगर नहीं मानोगे तो सीधा जो है हमारा आपके ऊपर युद्ध होगा। और तीसरा रास्ता यह था कि जो पहले से अधीन जो राज्य थे, जो राज्य पहले से अधीन किए जा चुके थे, उन अधीन किए राज्यों के जो शासक थे उनके क्षेत्रों को हड़पना। पहले से अधीन राज्यों या शासकों के राज्य को हड़पना, राज्य को हड़पना। ये तीन चीज इसकी इस नीति में थी। ये जो राजनीतिक उद्देश्य इसके थे, जिसमें वो अपने आप को पूरे भारत पे कंपनी के शासन के रूप में स्टैब्लिश करना चाह रहा था, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ये चाहता था कि हम जो जिन लोग हमारे, जो शासक हमारे कनेक्ट में नहीं है, जिनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता नहीं है, उनके साथ हम सहायक संधि रखें। क्योंकि आपस में राजा यहां पे सारे डिस्प्यूट करते रहते हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, सहायता देंगे, सैन्य सहायता देंगे, और उसके बदले में आप हमें आर्थिक सहायता देंगे। इस तरीके की चीज थी यहां पर। दूसरा यह था कि अगर कोई राज्य ना माने तो उसके साथ युद्ध करो। शक्ति बंगाल बहुत बड़ा मिल ही गया था, अवध मिल ही गया था, पावर थी, पैसा था, ब्रिटेन से भी जो है कह सकते हैं कि सहायता थी। तो सारी चीजें इसको लगता था कि बहुत अच्छी बात है, खुला युद्ध हो रहा है। और तीसरा था, जिन शासकों को आपने पहले से ही अधीन कर लिया है उनके साथ कुछ ऐसी शर्तें लगा दो कि वो जो है विद्रोह न कर पाए, उनके राज्यों को किसी तरह हड़पा जाए। अब इन नीतियों पे बहुत सारे राज्य जो है वो अमल करना शुरू कर देते हैं, मान जाते हैं। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इसको मानने लगते हैं। लेकिन मराठे जो थे वो इसकी नीति को जो है वो नहीं मानते थे। ये अपनी इस नीति को बड़े अच्छे अच्छे नाम देता था। कहता था कि ये जो हमारी नीति है ये न्याय और तर्क संगत है, यानी कि जस्ट एंड रीजनेबल है, न्याय एवं तर्क संगत है हमारी नीति, परिमिति है और शांत भी है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो हमें कोई अशांति नहीं होगी, और इनफैक्ट दूसरों के भी इंटरफियर जब होंगे, किसी बाहरी विदेशी के आक्रमण होंगे तो भी हम उसमें शांति कायम करेंगे। टेम्परेट एंड मॉडरेट इसकी नीति को कहा गया है, या इसने अपनी नीति को टेम्परेट एंड मॉडरेट कहा है, जस्ट एंड रीजनेबल कहा है, यानी न्याय संगत और तर्क संगत कहा है, परिमिति और शांत कहा है। ये खुद अपनी नीति का बखान करते हुए कहता है। लेकिन मराठे इसकी समझ में नहीं आते। उसे ये लगता है कि हमारी जो ये परोपकारी नीति है और ये जो नरम शासन है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये मराठों के पल्ले क्यों नहीं पड़ती, ये मराठे इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, लास्ट में मराठे ही ने इसकी संधि को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और ये मराठों के साथ जब बहुत ज्यादा संधियों, बहुत ज्यादा युद्धों में उलझ गया तो अंग्रेजों की तरफ से या ब्रिटेन की तरफ से उसकी वापसी का फरमान आ गया था 1805 में। और इसी कारण से ये मराठों की जो नीति है प्रसार की, उनकी जो राजनीति है, उनकी जो कूटनीति है, उसको निम्न स्तर का मानता है। कहता है कि मराठों की नीति जो है वो निम्न स्तरीय है, क्षुद्र है, एकदम तुच्छ है राजनीति इनकी। इनकी नीतियां विकृत हैं, कपटी कहा है मराठों को इसने, षड्यंत्रपूर्ण ढंग से की जाने वाली नीतियों के द्योतक माना है इसने मराठों को। अब आप सोचिए कि क्या भावना है, मतलब हमारे यहां आकर के हमारी नीतियों को ये, मतलब हमारे यहाँ के जो जैसे भी शासक थे, अच्छे बुरे, उनको आकर के ये इस तरीके से कोट कर रहा है और अपनी नीति को शांतपूर्ण, न्याय संगत, तर्क संगत ये बता रहा है, परोपकारी शक्ति बता रहा है। तो भाई आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि है, वो सहायक संधि को किस तरीके से देखता था, वो अपनी सहायक संधि को स्वयं किस तरीके से देखता था, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जिस सब्सिडरी अलायंस को ये बहुत अच्छा बता रहा है, आइए अब जो है उसी सब्सिडरी अलायंस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब हम सीधे समझेंगे पहले कि सहायक संधि है क्या। सहायक
सहायक संधि ये है क्या, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस जो है वो है क्या? सब्सिडियरी अलायंस क्या है, ये हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। और जब हम सब्सिडियरी अलायंस को समझेंगे तो हमें उसके तथ्यों और कारणों का पता चलेगा और फिर हमें यह समझ में आएगा कि ये क्यों इंपोज करना चाहता था। वेलेजली एक तरीके से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी जो सीमा थी या परिधि थी उसके अंदर लाना चाहता था, यानी जितने भी भारतीय शासक हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर या अधीन आ जाए। और इस प्रकार से वो अपनी अंग्रेजी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए ये सहायक संधि को लेकर के आया था। इसके उद्देश्यों में आपको उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो गया होगा शायद, मैंने जो बताया। इसके उद्देश्य में पहला एक कारण अगर हम देखें तो पहला कारण यही आता है कि संपूर्ण भारतीय राज्य जो है, संपूर्ण भारतीय राज्यों को या राज्य को ब्रिटिश शासन के अधीन लाना, ब्रिटिश शासन के अधीन लाना। यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पे ब्रिटिश शासन का मतलब अभी जो है कंपनी शासन से है, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के अधीन लाना ये एक तो ये। दूसरा एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से सहायक संधि को इंपोज करना चाहता था, और जो दूसरा बड़ा कारण था वो था नेपोलियन से जो भय था ब्रिटिश सत्ता को भारत में। तो एक तो ये काम ये हुआ कि सहायक संधि से संपूर्ण भारतीय राज्य जो थे वो, या एक बड़ा पार्ट, संपूर्ण ना कह करके बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लाने का प्रयास किया गया। दूसरा जो है जो उस समय नेपोलियन का खतरा था, नेपोलियन के आक्रमण का जो भय था, उस भय से बचने के लिए भी इस सहायक संधि का प्रयोग किया गया था, जिसमें काफी हद तक ये सफल रहा। और इसकी सफलता की वजह से एक भारत का एक विस्तृत क्षेत्र जो था वो इसके हाथ लग गया था। अब देखिए नेपोलियन से किस प्रकार का इसको डर था, ये अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर, जब हम बताएंगे कि कैसे इसने मैसूर को जो है वो कैप्चर किया है, या मैसूर के ऊपर किस तरीके से सहायक संधि थोपी है या थोपने का प्रयास किया है। तो अब देखिए यहां पर क्या था कि कंपनी के जो भारतीय मतलब कंपनी जो थी उसने कहा कि भारतीयों के युद्ध में भाग लेने की मतलब उसकी स्थितियां जो है वो कैसी होंगी उसको डिफाइन किया गया इसमें। माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो इंडिया में जो बैटल्स हो रहे हैं वो चाहे आपसी हो राजाओं के या फिर उसमें ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी स्थिति क्या है, किन स्थितियों पर, इसमें ये स्थितियां क्लियर की गई सहायक संधि में कि किन स्थितियों के आधार पर जो कंपनी है वो भारतीय युद्धों में भाग लेगी। तो कंपनी का भारतीय युद्धों में भाग लेने की स्थिति, कंपनी की भारतीय युद्धों में भाग लेने की स्थिति के बारे में चर्चा करें। कंपनी की भारतीय युद्धों में भाग लेने की स्थिति, यानी किन स्थितियों में कंपनी जो है युद्धों में भाग ले सकती थी। पहली स्थिति क्या है, पहला जो कारण है वो क्या है, अगर हम उसकी बात करें, पहली सिचुएशन जो है वो क्या है उसकी बात करें, तो कंपनी ने कहा कि कंपनी ने जो भी भारतीय मित्र थे, भारतीय मित्र का मतलब ऐसे शासक जो ब्रिटिशर्स के मित्र बन गए थे किसी न किसी कारण से, चाहे उन्हें हराया गया हो या कोई संधि करी गई हो, तो कंपनी ने भारतीय मित्र जो राजा थे उनको युद्धों में सहायता प्रदान करने का वचन दिया, और इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनकी सहायता के नाम पर अपनी सेना जो है वो किराए पर दी। तो भारतीय राजाओं को युद्धों में सहायता, भारतीय मित्र राजाओं को, जो मित्र राजा हैं, मित्र राजा का अर्थ समझ रहे होंगे आप लोग, यहां पर भारतीय मित्र राजाओं को युद्ध में
युद्ध में सहायता, युद्ध में सहायता हेतु, ये भी पॉइंट यहां पे समझे, सहायता हेतु सेना किराए पर देना। किराए पर समझ रहे हैं, किराए पर देना। किराए पर देने का मतलब यह है कि हमारी सेना लड़ेगी, बदले में तुम्हें उस सेना का खर्चा उठाना पड़ेगा। ये किराए पे देने का मतलब हुआ। तो एक तो ये है, ये उन राजाओं के साथ हो रहा है जिन राजाओं के साथ इनकी मित्रता है। दूसरा है कि कंपनी स्वयं अपने मित्रों की सहायता से, यानी उन जो शासक जो इनके मित्र हैं उनकी सहायता से किसी युद्ध में भाग ले रही है। तो दूसरा कंडीशन क्या हुआ? दूसरा कंडीशन है जिसमें मैंने आपको बताया, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी स्वयं अपने मित्रों की सहायता से, अपने मित्रों की सहायता से युद्ध में भाग ले रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कि कोई राज्य है जिससे ब्रिटिशर्स को लड़ना है, तो वो राज्य जो है वो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का विरोधी है, लेकिन उसमें वो अकेले नहीं लड़ने जाएंगे, अपने किसी दूसरे सहयोगी राजा का साथ लेंगे। तो एक संधि ये भी हुई कि अंग्रेजों का जो दुश्मन है वो चाहे भारतीय ही हो, तो दूसरा वाला भारतीय भी अंग्रेजों की सहायता ही करेगा जो उसका मित्र है। तो भारतीय मित्रों से एक तरीके से सहायता लेना युद्धों में, ये एक नीति का हिस्सा था। किन किन, मैंने आपको बताया कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये युद्ध में इन्वॉल्व होते थे। तो पहला इन्वॉल्वमेंट आपको दिख गया, जब किसी फ्रेंड जो राजा है उसको युद्ध की सहायता पड़ेगी तो सहायता देने जाएंगे, हालांकि उससे बदले में पैसा लेंगे। और जब इनको सहायता की जरूरत पड़ेगी तो ये उस राजा की सेना को बुला लेंगे या उस राजा को बुला लेंगे। एक ये हो गई। तीसरा था कि भारतीय मित्रों जो थे, जो मित्र राजा थे, वो अपने सैनिक ना रखें, इनके सैनिक रखें। तीसरा कंडीशन ये था कि जो भारतीय मित्र हैं, भारतीय मित्र जो हैं, मित्र राजाओं को सेना प्रदान करना, सेना प्रदान करना। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस है। यहां पर आप देख सकते हैं किराए पर सेना दे रहे हैं, युद्ध के समय में लड़े, वो हरजाना भरा और ले लिया। ये वाली कंडीशन अलग है। सैनिकों को मतलब ये देंगे, भारतीय मित्र राजाओं को सेना प्रदान करेंगे, बदले में धन प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करना। तो इससे क्या होता था? एक तो सेना जो है वो पहुंच जाती थी भारतीय राजाओं के पास, भारतीय राजाओं का धन आ जाता था इनके पास, तो वो सेना इनके शासन में भी इंटरफियर करती थी और इनकी जो लड़ाइयां उसमें भी इंटरफियर करती थी। तो अपने इंटरफेरेंस जो है, हस्तक्षेप जो है वो भी बढ़ा दिया और उसका पैसा भी ले लिया। किराए का मतलब कुछ समय के लिए दिया, उसके बाद वो सेना वापस हो जाती थी। यहां पे अपनी सेना प्रदान कर दी, अपने सैनिक दिए, उसके बदले में पैसा ले लिया। तो एक काम ये आपको यहां पर होते हुए दिख रहा है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो था वो था कि कंपनी अपने मित्रों की सीमाओं की रक्षा करने का वादा करती थी, और वो वादा अपने आप ही कर लिया था उसने। मतलब कि जो भी हमारे मित्र हैं उनकी सीमाओं की रक्षा हम करेंगे, उसका भार अपने ऊपर ले लिया। और इस उद्देश्य से अपनी सेनाएं जो हैं वो उस राज्य में रख देते थे, और उस सेना का जो हिस्सा था वो भारतीय मित्रों को देना पड़ता था। ठीक है? तो वो हिस्सा कैसे देते थे? वो पैसे के बदले में ना देकर के कोई बड़ा सा प्रांत देते थे, या फिर राज्य का कोई एक हिस्सा दे देते थे। समझ में आ रही बात की नहीं? राज्य का एक भाग जो है वो दे देते थे। तो ये चौथा तरीका था, इसको हम प्राकृतिक तरीका कह सकते हैं। चौथा जो था वो नेचुरल वॉर की कंडीशन थी एक तरीके से। चौथा जो पॉइंट है वो प्राकृतिक युद्ध की जो स्थिति होती थी उसकी बात कर रहा है। प्राकृतिक, ये प्राकृतिक चरण है।
प्राकृतिक चरण में क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी भारतीय मित्र राज्य हैं, जो भी राज्य ऐसे हैं जो भारतीयों के जो भी ऐसे भारतीय राज्य हैं जो अंग्रेजों के मित्र हैं, उनकी सीमाओं की रक्षा का ये भार लेते थे। भारतीय मित्र राजाओं, भारतीय मित्र राजाओं की सीमाओं की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा का भार स्वयं लेना, भार स्वयं लेना, ये एक तरीका था जिससे वो किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व होते थे। और ये सेना का भार, सुरक्षा का भार स्वयं लेते थे। इस हेतु राज्यों में अपनी सेना रखते थे, अपनी सेना रखना। अब आप सोच रहे होंगे ये वाला पॉइंट भी वही है, वो वाला पॉइंट भी वही है, तो अंतर क्या है दोनों में, फिर से समझ लेते हैं। ये जो भारतीय मित्र हैं, इन राजाओं की बाउंड्रीज की जिम्मेदारी तो है इनकी, उसके लिए जानबूझ के कुछ सैनिक भेज रखे हैं इन्होंने, लेकिन बावजूद इसके जब युद्ध होगा और अन्य सैनिकों की सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो एक तो किराया देकर के भेजा जा सकता है सैनिक, दूसरा हो सकता है कि कुछ और परमानेंट आर्मी की जरूरत पड़े तो कुछ और परमानेंट आर्मी रख लीजिए और सैनिक ले लीजिए और उसके बदले में हमें धन दे दीजिए। और ये वाला तो है ही, ये प्राकृतिक तरीका, मतलब ये रहेगा ही रहेगा, ये तो है। और इसके बदले में ये जो सेना रखी गई है, इसके बदले में राजा क्या देंगे इनको, इसके बदले राज्य का एक भाग लेना। इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें वो धन नहीं लेते थे, नगद नहीं लेते थे। नगद लेने की बजाय यहां पर ये इनसे उस राज्य की किसी एक हिस्से को ले लेते थे, और ये हमेशा वही हिस्सा होता था जो काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था। वह अपनी इच्छा से करते थे। ये प्रदेश जो है अपने राज्य का एक हिस्सा जो है वो अंग्रेजों को देता था, कंपनी को देता था। अंग्रेजों का मतलब यहां पर कंपनी से, अंग्रेजी शासन का मतलब कंपनी से, और कुछ नहीं। तो ये आपको सहायक संधि में युद्ध में कंपनी के भाग लेने की स्थिति के बारे में याद रखना है। कंपनी युद्धों में भाग लेगी, उसकी स्थिति क्या है, उसकी 4 स्थितियां हैं। इन चारों स्थिति में कंपनी जो है वो युद्धों में भाग ले सकती थी। ये तरीका या ये तरीका या ये तरीका या ये तरीका। समझ में आ रही बात? और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया तरीका था सब्सिडरी अलायंस में जो ये महाशय लेकर के आए थे। ये तरीका पहले भी खोजा जा चुका था। आप लोगों ने पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो भारतीय राज्यों या भारतीय शासकों के आपसी झगड़े का लाभ उठा करके डुप्ले ने प्रसार की नीति को अपनाया था। बाद में अंग्रेजों ने इसका खूब लाभ उठाया। इस पे टिप्पणी लिखने की हमने बात की थी। तो डुप्ले भी पहले शुरुआत में इस तरीके की चीजों को अपनी सेना देने के वादे में जो दक्षिण के जो राजा थे उनको सहायता प्रदान कर चुका था। तो भाई सेना की सहायता के बदले में धन लेना या जमीन लेना, यही सहायक संधि थी, और ये सहायक संधि पहले हो चुकी है। तो वेलेज़ली को हम सहायक संधि का जनक नहीं मान रहे। ऐसा नहीं है कि कोई नया आविष्कार कर रहा है। हाँ, इसने सहायक संधि में कुछ चीजें और विस्तारित कर दी, कुछ चीजें और जोड़ दी। 1765 में ही सहायक संधि हो गई थी। जब मैंने 1764 का बक्सर का युद्ध बताया, उसके बाद आपने देखा कि अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसने सहायक संधि तो की थी, और उसके साथ साथ कड़ा और इलाहाबाद जो है वो मुगल शासक को देने का वादा कर लिया था। तो एक निश्चित धन के बदले में सीमाओं की जब रक्षा करने की बारी आए और उसका जब वादा ब्रिटिशर्स करें और उस रक्षा के वादे के निभाने के बहाने अपने किसी एक ब्रिटिश रेजिडेंट को उस शासन की राजधानी में रखें, तो यही क्या है, यही सहायक संधि है। और ये अवध में हो चुका था 1765 में। तो मैंने बताया आपको पहले भी हो चुकी थी। अगर हम देखें ब्रिटिश काल में जो पहली सहायक संधि आपको देखने को मिल रही है, ब्रिटिश काल में पहली
सहायक संधि आपको नवाब शुजाउद्दौला से देखने को मिल रही है 1765 में। किसने की है? अवध ने की है। और इसमें अवध ने क्या कहा? इसने अवध में संधि में क्या किया था आपको मालूम होना चाहिए। अवध ने इस संधि में माना कि जो है हम जो ब्रिटिशर्स के विरोधी हैं उनका साथ नहीं देंगे, ब्रिटिशर्स की हमेशा सहायता करेंगे। 1765 की इस संधि में नवाब शुजाउद्दौला ने यह भी एक्सेप्ट किया कि जो एक निश्चित धन है सीमा की सुरक्षा के बदले, सीमा सुरक्षा के बदले, सीमा की सुरक्षा कौन करेंगे? ये करेंगे अंग्रेज। अवध की सीमाओं की रक्षा अंग्रेज करेंगे और अवध को बदले में सेना का खर्च उठाना पड़ेगा, सेना का खर्च उठाना पड़ेगा। अब यही खर्च उठाना ही तो धन है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि भाई लखनऊ में क्या रखेंगे? एक लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा, ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। हालांकि इसमें यह जरूर कहा गया कि अवध के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। लेकिन यह ब्रिटिश रेजिडेंट वहां कोई खाना खाने थोड़ी जाता था। एक भले ही कहा गया कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इंटरफेयर जम के करते थे। तो आपको ये इससे पहले 1765 में ही देखने को मिल रहा है। तो 1768 में आ रहे हैं ना, 98 में आ रहे हैं ना। इससे पहले अगर हम देखें तो 1798 में एक और नाम आपको याद रखना है यहां पर, यामीनुद्दौला। सादत अली खान का नाम आपने सुना होगा, यह आसफुद्दौला का बेटा था। उसने इस संधि को स्वीकार किया था। और जब इसकी ताजपोशी हुई 1798 में, तो उस समय सर जॉन शोर वो गवर्नर थे और सर जॉन शोर ने इसको राजा की उपाधि दी। 1801 में उसका कोरोनेशन सेरेमनी हुआ। उस कोरोनेशन सेरेमनी से पहले उसको नवाब बनाया जाएगा, उसके पहले एक संधि हुई थी 1798 में सर जॉन शोर के साथ में यामुनुद्दौला की, यानी कि सादत अली की। तो उसने अनुरोध किया था सर जॉन शोर ने इससे कि वो किसी भी युद्ध में, वो मतलब सादत अली, वो किसी भी युद्ध में किसी भी यूरोपियंस की सहायता नहीं लेगा, उनके साथ संबंध नहीं रखेगा। तो यूरोपियंस की सहायता न लेना, यूरोपियंस के साथ संबंध न रखना, अंग्रेजों द्वारा किसी भी राजा की क्षेत्र की निगरानी करना, उसके बदले धन देना, यही सब तो सहायक संधि थी। और ये सब पहले भी हो चुकी थी। धन के डिमांड पर जो क्षेत्र हैं या जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना, यही कारण थे। अब आप खुद सोचिए। अच्छा, एक बात यह भी हुआ करती थी कभी कभी, जो सहायक संधि थी वो इस तरीके से भी आरोपित होती थी कि सुरक्षा के बदले में, जैसे सेना, जैसे मान लेते हैं मैंने सहायक संधि एक्सेप्ट करी, तो ब्रिटिशर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? उनकी सेना को हमारे यहां रखना पड़ेगा। वो ब्रिटिश सैनिक होंगे। अगर हमारे भी सैनिक हैं तो उन्हें यूरोपियन स्टाइल में ही रखा जाएगा और उसका खर्चा मैं ही उठाऊंगा। ठीक है। साथ ही साथ वो खर्चा इतना ज्यादा होता था कि कई बार वो खर्चा मैं दे नहीं पाता था, तो वो धीरे धीरे कर्जा बढ़ता जाता था। और बाद में जब कर्जा बहुत बढ़ जाता था तो अंग्रेज उसकी मांग को जब करते थे तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होता था बजाय कि हम अपने राज्य का एक हिस्सा उनको दे दें। तो एक ऐसा भी सब्सिडरी अलायंस में एक ऐसा भी हिस्सा आया कि जब धन के बदले राज्य के कुछ क्षेत्र जो है वो दिए जाने शुरू कर दिए गए। तो धन के बदले राज्य के क्षेत्र दिए जाने का कारण, या ब्रिटिशर्स के द्वारा धन के बदले राज्य के क्षेत्र मांगे जाने का जो कारण था वो यही था। अब प्रमुख रूप से जो संधि की शर्तें थीं, उन संधि की शर्तों के ऊपर अगर हम गौर करें, प्रमुख रूप से संधि की शर्तें क्या थीं? संधि की शर्तें, संधि की शर्तें, यानी कि सब्सिडरी अलायंस में प्रमुख रूप से संधि की शर्तें थी क्या? अगर हम उनके ऊपर चर्चा करना शुरू करें तो सबसे पहली शर्त ये रखेंगे आप, विदेशी संबंध जो हैं, जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं वो सब कंपनी के अधीन होंगे। समस्त विदेशी संबंध
अब यहां पे विदेशी संबंध को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि कोई राजा है, उसके जो है किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री से कोई संबंध हो रहे हैं, या कि किसी दूसरे देश के कंट्री से संबंध हो रहे हैं, चाहे वो तुर्क के हों, चाहे अफगानिस्तान के हों, चाहे कहीं के, चाइना के, किसी भी विदेशी राज्य के साथ आपके संबंध हो रहे हैं, तो वो कंपनी के इंटरफियर से ही होंगे। इसके अलावा एक राज्य दूसरे राज्य से अगर मिल रहा है तो उस राज्य के लिए तो विदेशी राज्य हुआ। अवध की संधि किसी तरीके से मान लेते हैं मैसूर से हो रही है, तो अवध के लिए मैसूर विदेश है, तो विदेशी संबंध जो है वो सब क्या होंगे, कंपनी के अधीन होंगे। कंपनी के अधीन होंगे। कंपनी के अधीन होने का मतलब समझ में आ गया? बगैर इनसे पूछे इस तरीके की संधि या समझौते कोई नहीं करेगा। ये एक शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? ये तो एक शर्त हो गई जो आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। कोई भी राज्य युद्ध नहीं करेगा आपस में, यानी कि एक राज्य ये है, एक राज्य वो है, दोनों पे सहायक संधि लगी हुई है, तो वो दोनों राज्य आपस में नहीं लड़ेंगे। मान लेते हैं उन राज्यों में कोई डिस्प्यूट है भी, तो वो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए मध्यस्थता जो है वो कंपनी करेगी, बातचीत जो है वो कंपनी करेगी। या कि एक राज्य जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है सहायक संधि को और दूसरा राज्य जिसने अभी सहायक संधि एक्सेप्ट नहीं किया है, उनके बीच में भी अगर कोई मतभेद है तो ये जो शासित राज्य है ये अपनी तरफ से जाके संधि नहीं करेगा उससे, उनकी तरफ से ब्रिटिशर्स ही उससे संधि करने जाएंगे। तो यहां पर दूसरा ये था कि कोई भी राज्य जो सहायक संधि को एक्सेप्ट करेगा वो युद्ध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। क्योंकि भाई अपनी मर्जी से युद्ध करोगे तो कंपनी का नुकसान होगा, और कहीं हार गए तो क्योंकि वो राज्य कंपनी का राज्य है तो कंपनी को संधि करनी पड़ जाएगी। तो अपनी मर्जी से नहीं, युद्ध नहीं करोगे। राज्यों के बीच, राज्यों के बीच बातचीत जो होगी, बातचीत कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे, कंपनी करेगी। आप अपनी मर्जी से बातचीत नहीं करेंगे, पता नहीं क्या बात कर लो, कौन सा वहां पे जाके समझौता कर लो, फिर वो नुकसानदायी हो हमारे लिए। इसके अलावा बड़े राज्य हैं, कुछ छोटे राज्य हैं। अगर किसी बड़े राज्य ने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया है तो जो भी बड़े राज्यों चाहे छोटे राज्यों, दोनों बड़े छोटे दोनों राज्यों में बड़े राज्य का अंतर क्या है वो मैं आपको केवल बता दे रहा हूं। बड़े राज्य जो हैं ये अपने यहां ब्रिटिश सेना रखेंगे, ब्रिटिश सेना रखेंगे, ये अंग्रेजी सेना होगी, सेना रखेंगे। और इस ब्रिटिश सेना की इसकी कमान जो है, इसकी जो कमान है, यानी कि इसको आदेश देने की शक्ति किसी भी प्रकार से, वो सब अंग्रेज अधिकारियों के पास में, यानी ब्रिटिश कमांडर ही इसका कमांड संभालेगा, ब्रिटिश अधिकारी होगा। वो कमान जो है वो किसके पास में होगा? ब्रिटिश अधिकारी के हाथ में होगा। अब आप एक चीज यहां पर और समझिए कि जब मैं आपको बार बार अंग्रेजी सेना बोल रहा हूं तो ये इसमें सारे अंग्रेज ही नहीं है। अंग्रेजी सेना में अंग्रेज जो हैं वो केवल बड़े बड़े अधिकारी के पदों पर हैं, सेना भारतीय ही है, लोग भारतीय ही हैं। उन्हें नाम ब्रिटिश सेना का दिया गया है, वो अंग्रेजी सेना के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो वही बात यहां पर दी गई है कि जिसके ऊपर कमांड करने का जो है वो कमांड का जो अधिकार है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में होगा। तो बड़े राज्य जो है वो सेना रखेंगे और सेनाएं जो होंगी उसकी कमान जो है वो अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होगी। और इस सेना को रखने का उद्देश्य क्या होगा कि उस राज्य में एक सार्वजनिक शांति रहे। ठीक है, इस सेना का मेनली काम क्या होगा? इस सेना का उद्देश्य, इस सेना रखने का उद्देश्य क्या होगा? इस सेना को रखने का उद्देश्य होगा, उद्देश्य जो है शांति कायम रखना, शांति कायम रखना। और अगर शांति कायम रहेगी तभी तो वो दूसरे राज्यों के बारे में सोच पाएंगे। सार्वजनिक शांति रहेगी यहां पर, बिल्कुल। और इन सब काम के बदले अब ये बड़े राज्य भी करेंगे, ये काम जो है ये बड़े राज्यों को भी करना है, ये काम जो है छोटे राज्यों को भी करना है। लेकिन इस काम के लिए बड़े राज्य क्या करेंगे
बड़े राज्य, राज्य का अपने जो शासन जो क्षेत्र है उस शासन क्षेत्र की राज्य का कुछ हिस्सा देंगे। किसको देंगे? स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेजों को देंगे। और ये हिस्सा जो है वो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रदेश होगा ब्रिटिशर्स का। यानी इसमें भले ही ये राज्य का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा जो ब्रिटिशर्स को दिया जा रहा है, भले ही वो किसी बड़े राज्य का हो, लेकिन उस राज्य के राजा का इस हिस्से में कोई इंटरफियर नहीं होगा। ये आपने दे दिया, अब ये पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का होगा। अब जो छोटे राज्य उनके पास तरीके के हिस्से होते नहीं थे, तो वो इसी सहायता के बदले क्या देते थे? छोटे राज्य इसी के बदले क्या देंगे? इसी के बदले वो धन देंगे। और जब वो धन नहीं दे पाएंगे आगे चल करके, तो उनके राज्य को हड़प लिया जाएगा। ये चीज आपको यहां पर समझ में आ रही होगी, हां या नहीं? ये सहायक संधि का एक और रूप है जो मैंने आपको यहां पर दिखाया। 3 संधि समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछते चलना साथ ही साथ, मैं अगले सेशन में उसको उठा लूंगा। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण बात जो कही गई, या अगली महत्वपूर्ण बात जो कही गई, मतलब क्रम तो अपने हिसाब से डाल लेना, उसमें क्या दिक्कत है। अगली बात इसमें यह कही गई कि जो भी राज्य सहायक संधि को एक्सेप्ट करेंगे, उनको अपने राज्य में, राज्यों को अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा। क्या रखना होगा? ब्रिटिश रेजिडेंट। एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है आप रखेंगे। ये सब करना है अंग्रेजों को, बिना किसी अनुमति के किसी भी यूरोपीय शक्ति से सेवा नहीं लेनी है। ये अगली संधि है। बिना अनुमति, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के किसी अन्य यूरोपीय से सहायता नहीं ली जाएगी। सहायता नहीं ली जाएगी। कोई भी राजा किसी दूसरे यूरोपीय से कोई सहायता नहीं लेगा, किसी भी स्थिति में नहीं लेगा। अब ये सारे शर्तें जो है मंजूर करनी है उस राज्य को जिस राज्य ने सहायक संधि एक्सेप्ट करी है। तो भैया इन सब के बदले अंग्रेज क्या देंगे? इन सब के बदले ब्रिटिशर्स जो है वो क्या देंगे, वो अगली शर्त में है। जैसे हमने आप 5 लिख दी है शर्त, 6वें नंबर पे अगली शर्त लिख दे रहे हैं कि अंग्रेज इसके बदले उन राज्यों को क्या देंगे। भाई राज्यों को भी तो कुछ मिले, संधि है तो कुछ लाभ तो दूसरे को भी होना चाहिए ना। तो दूसरा क्या है? इन सब के बदले कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे आंतरिक मामले बचे क्या? कंपनी जो है राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो आंतरिक जो हस्तक्षेप है, वो आंतरिक जो कार्य है वो बचे क्या? जैसे मान लेते हैं कोई राजा है, अब राजा से कह दिया गया कि हमें भाई इतना, जैसे मान लेते हैं कि इन्होंने सेना रखी है, तो सेना के बदले उन्होंने पैसा लिया किसी राज्य से कि भाई हमसे तुमसे हमको जो है हर कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए वार्षिक चाहिए। अब वो 10 लाख रुपए वार्षिक राजा कहां से देगा? स्वाभाविक सी बात है, उसके अपने रेवेन्यू सिस्टम होंगे। वो रेवेन्यू सिस्टम में वो उसने जो है जागीरदारी, जमींदारी प्रथा, ये सब चीजें लागू कर रखी होंगी। बड़े बड़े जागीरदारों से, बड़े बड़े जमींदारों से वो जो राजा है वो पैसा लेगा। अब राजा को ज्यादा पैसा देना है, नवाब को ज्यादा पैसा देना है, तो जागीरदारों से ज्यादा पैसा लेगा। वो जागीरदार जो हैं वो चीज किसानों के ऊपर थोपेंगे, किसान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। किसान नहीं दे पा रहा है, जागीरदारों के पास नहीं आ रहे हैं, राजा के पास नहीं आ रहा है। राजा और जागीरदार के बीच में, या नवाब और जागीरदार के बीच में ऐसे में झड़प हो सकती है। कुछ जागीरदार हो सकता है कि डायरेक्टली अंग्रेजों से ही जाकर के इन्वॉल्व हो जाए, मिलने लगे।
तो उसमें नुकसान हो सकता है किसी भी राजा को। तो ये भाई अपनी जागीरदारों से बात करना, अपनी लोकल रेवेन्यू सिस्टम को समझना, अपनी लोकल सैन्य जो सुरक्षा प्रणाली है उसको समझना, ये सब तुम्हारा इंटरनल अफेयर है, उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, अपना समझो। ये तो कहा गया संधि में, लेकिन ऐसा होता नहीं था, उसमें भी जम करके ये लोग इंटरफियर करते थे। और दूसरा कहा गया, ये अगली जो फेवर में, जो राज्यों के फेवर में जो संधि थी वो ये थी कि कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासित जो राज्य हैं, कंपनी राज्यों को अन्य राज्यों से जो इसके दुश्मन हैं, जो भी, या फिर जो भी कह सकते हैं दूसरे युद्ध के कारण हो सकते हैं या झगड़े के कारण हो सकते हैं, राज्यों को अन्य किसी युद्ध से सुरक्षा प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी कि अब आपको अपनी सैन्य प्रणाली के ऊपर कुछ नहीं सोचना है, अपनी विदेश नीति के ऊपर कुछ नहीं सोचना है, राज्य की सुरक्षा के ऊपर कुछ नहीं सोचना है, ये सब काम अंग्रेज करेंगे। ये थी सहायक संधि की जो शर्तें थी, वो ये प्रमुख शर्तें जो थी वो मैंने आपको यहां पर लिख करके दिखा दी। सारी की सारी शर्तें आप देख सकते हैं, और ये यहां से लेकर के ये 6-7 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये संधि की शर्तें हैं। और अब आप देख पा रहे होंगे कि इन संधि की शर्तों से कंपनी को कुछ ना कुछ यहां पे क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है, स्वाभाविक सी बात है। तो भाई अब हम यहां पे जानने का प्रयास करेंगे कि इन संधि की शर्तों से कंपनी को क्या लाभ हुआ। इन संधि की शर्तों से कंपनी को क्या लाभ हुआ, कंपनी को लाभ है ना, कंपनी को लाभ। और ये ऐसा लाभ है जिससे कि भारत जो है वो कमजोर हो गया है, पंगु हो गया है, और जो कंपनी है वो एकदम राजा बन गई है। ये जो सब्सिडरी अलायंस प्रणाली जो थी, सहायक संधि जो प्रणाली थी, इसने साम्राज्य निर्माण में एक तरीके से अगर देखा जाए तो भेदीय शत्रु की तरह की भूमिका निभाई है। और इससे जो राज्य है वो निशस्त्र हो गया, मतलब राज्यों की जो सैन्य प्रणाली थी वो कमजोर हो गई, खत्म हो गई। और कंपनी का संरक्षण प्रत्येक राज्य को प्राप्त था जो राज्य इसके अंतर्गत आते थे। तो कंपनी को इनसे सबसे क्या फायदा हुआ? एक तो यह फायदा हुआ कि सबसे पहला जो फायदा हमको यहां पर देखने को मिल रहा है वो ये फायदा है कि राज्य जो हैं अब संघ नहीं बना सकते थे किसी भी प्रकार से। राज्य जो हैं, राज्य संघ नहीं बना सकते थे, संघ नहीं बना सकते थे। ऐसा है कि ये संधि की शर्तों में नहीं लिखा है कि राज्य संघ नहीं बनाएंगे, लेकिन संघ बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है आपके पास। ना आपके पास अपना पैसा बचा हुआ है, ना संरक्षण खुद कर सकते हैं आप अपना, ना आपके पास अपनी खुद की सेना है, और अंग्रेजों के खिलाफ तो किसी भी प्रकार से आप संघ बना ही नहीं सकते थे। पहले ये होता था ना कि मान लेते हैं ब्रिटिशर्स से लड़ना है तो 2-3 राज्यों का आपस में भले झगड़ा चल रहा हो, लेकिन अंग्रेजों से लड़ना है तो आपस में गुटबाजी कर लेते थे। ये नहीं कर सकते थे, अब है ही नहीं कुछ आपके पास। तो कंपनी का विरोध चाह के भी राज्य जो है वो नहीं कर सकते थे। उन राज्यों पर निश्चित तौर पर कंपनी का यह अधिकार फिर रह जाएगा या बना रहेगा। और दूसरा लाभ क्या हुआ? कंपनी को एक बहुत विशाल सेना प्राप्त हुई। कंपनी को एक बड़ी सेना प्राप्त हुई, सेना प्राप्त हुई, वो भी विदेशी व्यय पर, विदेशी व्यय पर। अब अंग्रेजों के लिए हम विदेशी हैं ना, तो उनको, अंग्रेजों को नहीं खर्चा करना था। ये सेना अंग्रेजी थी, अंग्रेजी सेना थी जो मिल गई थी बहुत बड़ी मात्रा में, अंग्रेजों के हाथ लग गई थी, और उसका खर्चा भी इन्हें नहीं उठाना था। अब हैदराबाद ने सहायक संधि एक्सेप्ट करी, पूना के जो पेशवा थे
गायकवाड़, दौलतराव सिंधिया, इन सब लोगों से तकरीबन 22,000 व्यक्तियों की एक रक्षा दल ब्रिटिशर्स को मिला था। और इन 22,000 लोगों के ऊपर किया जाने वाला व्यय अंग्रेजों के द्वारा नहीं करना था, अंग्रेज नहीं करने, मतलब बिना व्यय के 22,000 व्यक्तियों की सेना का दल इनको मिल गया था। इतना बड़ा, 3-3, 4-4 हजार लोगों को लेकर के लड़ा करते थे कभी ये। आज 22,000 सैनिक ऐसे ही हो गए। राजधानी जो है उसमें कहा गया कि राजधानी में कंपनी सेना रखने से एक फायदा हुआ कंपनी को, और फायदा यह हुआ कि जो भी सामरिक लाभ होने थे वो लाभ जो है कंपनी को बहुत मिले। भाई मैंने कहा ना, कंपनी अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे, तो राजधानी में कंपनी सेना होने से अंग्रेजों को सामरिक लाभ प्राप्त हुए। सामरिक लाभ समझते हैं? जैसे मान लेते हैं कि यही ब्रिटिशर्स ही थोड़ी नहीं यहां पर दावेदार थे इस भारतीय राज्य क्षेत्रों पर, यही दावेदार नहीं थे, फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, दूसरे यूरोपीय लोग भी थे। अगर इन्होंने ये काम ना किया होता तो दूसरे लोग ये काम करते, या इस जैसा कोई दूसरा काम करते। लाभ तो उन्हें भी कमाना था, यूरोपीय वो भी थे। तो सामरिक लाभ का मतलब यही है कि ऐसा करके उन्होंने दूसरे यूरोपियों का प्रवेश ही बंद कर दिया, क्योंकि संधि में कहा गया ना कि कंपनी की सेना अगर राजधानी में रहेगी तो यूरोपियों से संपर्क नहीं कर सकते हैं आप। तो अन्य यूरोपियों के प्रवेश जो है वो राज्यों में नहीं हो पाया। अन्य यूरोपियों का प्रवेश नहीं हो सका। ये इसके सामरिक प्रभाव थे या फायदे थे किसी भी प्रदेश के लिए। अगले लाभ की यदि अगर हम बात करें तो अगला लाभ यह था कि कंपनी की सेना को युद्ध का भार जो है वो नहीं उठाना था, और इसके लिए कंपनी को अपने वित्तीय संसाधनों पर किसी प्रकार का जोर नहीं पड़ता था। यानी कि कंपनी की सेना को या सेना का भार ब्रिटिश कंपनी की सेना ही तो है वहां पर, वो सेना कंपनी की है, जो राज्यों में है वो कंपनी की सेना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी को पे करना चाहिए, लेकिन कंपनी नहीं पे कर रही है। इसका भार वित्तीय संसाधनों पर नहीं पड़ता था, यानी ब्रिटिश वित्तीय संसाधन जो थे, वित्तीय संसाधन पर नहीं, किस पर पड़ता था? भारतीयों पर पड़ता था। आपको मालूम ही है, अंग्रेजों को फ्री में इतनी बड़ी सेना मिल गई थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और फ्रांसीसियों की चालों को विफल करने में ये सफल हुए। इससे फ्रांसीसियों की चालों को विफल करने में सफल हुए ब्रिटिशर्स। क्यों? अगर ये नहीं करते तो ये दूसरी यूरोपीय शक्तियों के तौर पर कौन आ सकता था? यहां पर फ्रांसीसी आ सकते थे। तो इस तरीके से आपको पता चला कि एक तरीके से फ्रांसीसियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया अप्रत्यक्ष रूप से। राजाओं को के जो आपसी विवाद हैं उसमें मध्यस्थता जो है वो कंपनी करती थी। मध्यस्थता कंपनी करने का मतलब यह हुआ कि राज्यों की जो विदेशी शक्तियां थीं वो इनके हाथ में आ गई। राज्यों की विदेशी या वैदेशी जो शक्ति थी वो किसके पास में आ गई? कंपनी के पास। किसी भी प्रकार के विदेशी व्यापार या युद्ध या संधि या समझौते, ये सब अब कंपनी करेगी। और क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट हर एक राजधानी में रहते थे, जिनके लिए कहा जाता था कि वो इंटरफियर नहीं करेंगे, पर वो इंटरफियर करते थे और भरपूर करते थे।
और इन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत बड़ा प्रदेश जो था वो कंपनी के पास आ गया था। तो कंपनी को इससे बहुत सारे लाभ थे। लेकिन भाई कंपनी को अगर लाभ हैं तो भारतीय राजाओं को हानि भी तो है। भारतीय शासकों को हानि, शासकों को इससे क्या है? हानि है। क्या हानि है? हानि यह है कि सबसे पहली हानि तो मानसिक हानि है। भारतीय राजाओं को, भारतीय राजाओं को मानसिक रूप से कमजोर किया गया। भारतीय राजा जो है वो मानसिक रूप से कमजोर हुए, मतलब हार गए थे, मजबूरी में ये संधि करनी पड़ती थी, कोई रास्ते नहीं बचे थे उनके पास में। और अब इनकी सारी चीजों के ऊपर ये मतलब इस सहायक संधि को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं जब बचता था, तो उन्हें दिखता था कि हमारा राज्य पंगु हो रहा है। अपने राज्य की चिंता को देख करके वो चिंतित होते थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। राज्य निरस्त्रीकरण हो गया था। राज्य जो था पूरी तरीके से निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण समझते हैं, जिसमें अस्त्र ना हो, शस्त्र ना हो, निशस्त्र हो गया था। विदेशी संबंध राज्यों के खत्म हो गए थे। विदेशी संबंध, विदेशी जो संबंध थे वो क्या हो गए? वो पूरी तरीके से खत्म हो गए, समाप्त हो गए, क्योंकि संधि की शर्त में विशेष तौर पर ये लिखा था कि दूसरों से संधि नहीं कर सकते हैं, आप समझौता नहीं कर सकते हैं, युद्ध नहीं अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से राज्यों ने अपनी जो राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय चरित्र जो है, वो पूरी तरीके से गिरवी रख दिया था। टॉमस मुनरो कहता है, टॉमस मुनरो ने इसमें स्टेटमेंट दिया है। टॉमस मुनरो कहते हैं राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, अपना राष्ट्रीय चरित्र, अपना वह सारी चीजें जो एक राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान करता है, जो एक राज्य को प्रतिष्ठित करता है, वो सब बेच करके सुरक्षा मोल ले ली थी। ये टॉमस मुनरो का कथन है। ब्रिटिश रेजिडेंट का हस्तक्षेप बढ़ गया। ब्रिटिश रेजिडेंट का हस्तक्षेप बढ़ गया, जबकि कहा गया था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन खूब करते थे, किसी नीति को ढंग से बनने नहीं देते थे, कोई पॉलिसी नहीं बनने देते थे। इस पर भी टॉमस मुनरो ने एक कथन कहा है। उसने कहा, मुनरो ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि एक दिन ये सहायक संधि वास्तविक रूप अपनाएगी। वास्तविक रूप जो इसका, और देखने में जो बहुत दिख रहा है ना भाई, देखने में क्या कहा गया था कि हम अब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, देखने में ये दिख रहा था, लेकिन वास्तविक रूप कुछ और था। असलियत अपनी औकात पे आएगी कंपनी एक दिन, और अंत में सरकार जिसके ऊपर ये सहायक संधि लागू करी गई है, उस सरकार को पूर्णतः नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। उस सरकार को नष्ट कर देगी जिसकी रक्षा का वचन कंपनी ने उठाया है। और यही चीज रेजिडेंट के माध्यम से हो रहा था। तीसरा, चौथा, पांचवा लाभ देख लेते हैं। जो निर्बल शासक थे, निर्बल शासक जिनके साथ में यह संधि करी गई हो, यानी कोई ऐसा शासक जो कमजोर है और उसके साथ में सहायक संधि करी गई है, या कोई ऐसा शासक जो जनता का उत्पीड़क है, जनता का उत्पीड़क, यानी कोई ऐसा रूलर है जो जनता का उत्पीड़क रहा हो और उसने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया हो। तो आमतौर पर क्या होता था, जैसे मान लेते हैं कोई राज्य है, उसमें अगर कोई वीक शासक के हाथ में राजगद्दी लग गई है, या फिर कोई ऐसा राजा जो परेशान करता हो, तो कुछ समय बाद उस राज्य में विरोध होते थे, क्रांति होती थी, महल क्रांति होती थी ना, अंदर ही अंदर विद्रोह होते थे, या फिर कमजोर शासन को देख करके कुछ विदेशियों के आक्रमण होने लगते थे।
तो निर्मल और उत्पीड़क राजा की रक्षा का वचन कौन ले रखा है? ब्रिटिशर्स ले रखे हैं। तो अगर आंतरिक विद्रोह भी हो रहा है, कोई विरोधी अगर विद्रोह करने का प्रयास भी कर रहा है, तो अंग्रेज इंटरफियर करके उसको शांत कर देते थे, क्योंकि उनके फायदे उस निर्बल शासक से हैं, उस पीड़ा पहुंचाने वाले राजक से हैं। जैसे मान लेते हैं कोई राजा है जो अपने जमींदारों पर या अपने किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, तो जमींदार विरोध कर रहे हैं अत्याचार का, किसान विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में उस शासक का साथ जो है ब्रिटिशर्स देते थे और अत्याचार होने देते थे। तो एक तरीके से क्रांति, विद्रोह, विदेशी आक्रमण, ये सब बिल्कुल अंग्रेजी सेना के होने के, क्योंकि वो सब अंग्रेजी सेना से उनको लड़ना पड़ता था और अंग्रेजी सेना ही वहां राज्य के अंदर बैठी रहती थी, तो इस वजह से सारी चीजें खत्म हो गई। पहले लोग करते थे विरोध, अब नहीं कर सकते थे। पहले सेना खुद ही राजा का विरोध कर देती थी, कई बार सेनापति विरोध कर देते थे, लेकिन अब तो सेनापति ही अंग्रेजों के हैं, वो क्यों विरोध करेंगे? ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत क्षीण कर दिया गया था राज्य को, बड़ी तेजी से, बड़ी शीघ्रता से कमजोर कर दिया गया, पंगु कर दिया गया, दबा दिया गया। आर्थिक बोझ जो है वो राज्यों पर आ गए। आर्थिक बोझ, राज्यों पर आर्थिक बोझ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? आप राज्य की सुरक्षा के बदले जो है राज्य को सेना देते थे, तो जो सहायता राशि ली जाती थी, वो सहायता राशि कई बार सहायता राशि जो थी वो आय का 1/3 होती थी। सहायता राशि ये बहुत ज्यादा थी, ये आपको देखने में लग रहा है 100 में से 33% दे देते थे ये लोग। इसके अलावा ये सहायता राशि है, इसके अलावा सैनिकों के वेतन बहुत अधिक थे। अब यहां पर जब सैनिकों के वेतन की बात आ रही है तो भारतीय सैनिकों के नहीं, ब्रिटिश सैनिकों के, ब्रिटिश जो सैनिक हैं, अधिकारी जो हैं, सैन्य अधिकारी, उनके वेतन बहुत ज्यादा हुआ करते थे और खूब बढ़ाते थे पैसा। बढ़ाओ, क्या दिक्कत है? सैन्य सामान जो हुआ करते थे वो बहुत महंगे थे। सैन्य वस्तुएं महंगी थी। अब सैन्य वस्तुएं बहुत ज्यादा महंगी थी, तो इसका खर्चा भी कौन उठाएगा? राज्य उठाएगा। तो राजा के ऊपर आर्थिक बोझ जो है वो बहुत ज्यादा था इन सब के कारण। और जब वो इस आर्थिक बोझ से दब जाता था, तो बाद में जब ये पैसा नहीं दे पाता था, तो उस राज्य से राज्य का हिस्सा मांग लिया जाता था। लॉर्ड वेलेजली ने एक बार एक लेटर लिख करके कंपनी को भेजा, जिसमें कहा कि कंपनी से जब पूछा गया कि भाई ये तुमने इस तरीके की चीजें करी हैं, कंपनी रेवेन्यू कहां आ रहा है, राजा दे ही नहीं पा रहे हैं, इतना तुमने बोझ लगा दिया है। तो उसने कहा कि जनाब राजा दे नहीं पा रहे, लेकिन मैं उनसे ज्यादा ले रहा हूं। बोले कैसे? 40 लाख रुपए। उसने एक एग्जाम्पल लिखा कि अभी मुझे एक राज्य प्राप्त हुआ है जिस पर 40 लाख रुपए का कर्जा था, और जब वो नहीं दे पाया तो उसके बदले हमने 62 लाख रुपए वार्षिक इनकम की जमीन ले ली है। वार्षिक इनकम की 40 लाख रुपीस केवल बकाए थे, 62 लाख रुपए वार्षिक इनकम की जमीन ले ली हमने। अब वहां से हम राजस्व कमाएंगे, और वो 40 लाख रुपए में हमारा उसका कर्जा था, वो निपटा ही नहीं पा रहा था। तो ये नुकसान था राज्यों को। स्थानीय राजा और उनका अस्तित्व जो है वो लगभग समाप्त सा होने लगा। कार्ल मार्क्स ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो भी लोकल रूलर्स थे, उनका जो वैल्यू था वो लगभग खत्म हो गया, उनका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त सा हो गया। और यह अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन इन लोगों ने इस सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए और कंपनी के द्वारा सुरक्षित हुए। जिन जिन राजाओं ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके अपनी सुरक्षा का वचन अंग्रेजों से लिया, वो सारे के सारे राजाओं का अस्तित्व मिट गया। इतिहासकार कहते हैं कि यह सहायक संधि जो थी वो एक तरीके से मीठे विष की तरह थी।
धीरे 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 करके पूरे राज्य को कमजोर करके चली गई। अब ये धीमे धीमे विष की तरह तो था ही, खा तो गया पूरे राज्य को। लेकिन अगर हम देखें शुरुआत में, एक बार लेक्चर की शुरुआत में चलते हैं जहां मैंने आपको बताई, तो सहायक संधि से होने वाली हानि मैंने बता दी, सहायक संधि से होने वाले जो लाभ थे वो मैंने आपको बता दिया, गिना दिया कि कंपनी को क्या लाभ हुए। सहायक संधि की शर्तें क्या थी वो मैंने आपको बताई थी। उसके पहले सहायक संधि में जो सेना रखी गई थी, लेकिन सेना किस कंडीशन में सहायता करती थी, किस स्थिति में सेना जो है वो युद्धों में भाग लेती थी भारतीयों से, वो कंडीशन मैंने लिखी, वो कंडीशन मैंने उसके पहले आपको बताई। और उसके पहले मैंने आपको बताया कि लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो जब भारत आया तो उसने बड़ी तेजी से कंपनी के शासन को फैलाना का प्रयास किया और उसके उद्देश्य थे। तो उसके उद्देश्यों में मैंने दो चीजें लिखी थी, शायद आपको यहां पर कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं एक मिनट देखता हूं, यहां पर जरा देखिए। ये एक तो ब्रिटिश राज्य के शासन के अधीन लाना, एक संपूर्ण का मतलब यहां पर एक बड़े भाग से, वो चाहता तो संपूर्ण को ले आता लेकिन 1805 में वापस चला गया। दूसरा था कि नेपोलियन के आक्रमण का भय था, इस वजह से भी सहायक संधि की आवश्यकता थी। तो मैंने बताया था कि थोड़ा लास्ट में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आखिरी में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जब सहायक संधि के बारे में सारी चीजें मैंने बता ली, तो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से उसको भय था। फ्रांसीसियों से भय कैसा था, फ्रांसीसियों से भय किस प्रकार से था उसको। अब देखिए, जिस समय 1797 में जब ये वेलेस्ली भारत की ओर चला, 1798 में ये गवर्नर बनकर के भारत के लिए आया, तो जब ये भारत की ओर चला, मतलब बंगाल के गवर्नर के रूप में आया, तो जब ये भारत की ओर चला तो अंग्रेजों का उस समय विश्व में स्थिति कैसा है उसको अगर आप पढ़ेंगे ना, अब वो वाली स्थिति हम यहां पे नहीं बताना चाह रहे हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे थोड़े समय पे, लेकिन अभी आप देखोगे तो आपको ये मैं बता दूं कि ये जिस समय भारत आ रहा है उस समय फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के नाक में दम मचा रखा, मतलब अंग्रेजों की आंखों के आमने सामने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। भारत में भी स्थिति बहुत बुरी थी। आप सोचो कि भाई 1764 में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बंगाल को विजित कर लिया था, तो भारत उनके काबू में था। 1797 के आसपास जाकर स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अंग्रेजी और फ्रांसीसी युद्ध जो है वो एक तरीके से देखें तो फ्रांस के साथ साथ उनके जो युद्ध चल रहे थे, एक तरीके से जिंदगी मौत की लड़ाई चल रही थी ब्रिटिशर्स के साथ। नेपोलियन जैसे अलेक्जेंडर पूरे विश्व का विजेता बनने के लिए निकला था, वैसे नेपोलियन विश्व का विजेता बनने के लिए निकल चुका था और उसने मिस्र को, सीरिया को, इन सब के ऊपर विजय भी कर लिया था। और अब वो 1798 में भारत की ओर आने की ओर एकदम तैयार था, तत्पर था। लॉर्ड वेलेस्ली को पता चला कि तकरीबन 1 लाख की सेना जो है वो इकट्ठी कर चुका है और उसको लेकर के भारत की ओर आने के लिए तैयार है। फरात नदी के किनारे खड़ा है, सारी चीजों को लेकर के, सारी संभावना उसके साथ में है। और जैसे सिकंदर अलेक्जेंड्रिया से भारत में प्रवेश करके भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था, उसी रास्ते से, उसी अलेक्जेंड्रिया से ये भी भारत पर आक्रमण करने को तैयार था। तो 1 लाख जितनी बड़ी सेना, वो भी नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में, मजाक नहीं था। बस एक ही रास्ता था कि एनी हाउ ये दुआ करता कि आक्रमण ना हो। जब वो सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं बैठी नेपोलियन के पार्ट से, तो नेपोलियन ने रूस के जार शासक से सहायता मांगी। उस समय जार शासक पॉल था, उससे संधि कर ली भारत पर आक्रमण करने के लिए। और इधर भारत में क्या हो रहा था, भारत में टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक, वो नेपोलियन से लगातार पत्राचार कर रहा था। उसने नेपोलियन सैनिक जो सहायता है वो लेनी चाहिए थी। वो खुद अपने आप को नेपोलियन सैनिक बना बैठा था, नेपोलियन सैनिकों की उसने सहायता करी थी। नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू की उसने उपाधि ले ली थी। वो सब चीजें मैंने मैसूर के समय में आपको बताया है। तो ये वाली जो स्थिति है वो भी उसके लिए गंभीर है। 1798 में मैसूर जो है वो एक तरीके से सहायता लेने के लिए पूरी तरीके से आतुर हो चुका था और सहायता देने के लिए नेपोलियन तैयार भी हो चुका था, नहीं फ्रांसीसी सहायता आने के लिए तैयार थी। तो ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में फ्रांसीसियों का भय इसको सता रहा था और इसलिए इसके पास में एकमात्र उपाय था कि एनी हाउ भारत का एक बड़ा सा प्रांत जो है
वो ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो जाए, उस पर कंपनी की पावर हो, उसकी सेना पर कंपनी का अधिकार हो, उसके राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो, और यही वो करने के लिए आया था। ये एक विशेष कारण था, जरूरत थी उस समय उसको इसकी। 1798 और 1800 में हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया, और खर्च के नाम पर नगद ना देकर के सिद्धांत ने कंपनी को अपने राज्य का आधा हिस्सा दिया। उसी समय हैदराबाद जो है, हैदराबाद ने क्या कर लिया, जो हैदराबाद था, हैदराबाद उसने सहायक संधि को क्या किया, स्वीकार किया, और राज्य का आधा हिस्सा दिया। और इसकी कहानी जो है मैंने आपको जब हैदराबाद पढ़ाया था तब भी बताई थी, तो आप लोग हैदराबाद का उदय जब मैंने पढ़ाया था तो उसको भी जाकर के देख लेना एक बार, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1801 में अवध के नवाब जो सादत अली खान थे, उन्होंने अपना आधा राज्य दे दिया था। अवध 1801 में सादत अली खान, सादत अली। हैदराबाद तो आपको मालूम ही है कि 1798 से 1800 के बीच में हैदराबाद सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया था। 1800 में बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया। 1801 में अवध का एक बड़ा हिस्सा मिल गया, और ऐसे करते करते आगे चल करके वेलेजली ने जो है मैसूर, कर्नाटक, सूरत, कई सारे इस तरीके के प्रदेश जो हैं वो स्वीकार करने शुरू कर दिए। लेकिन मैसूर में एक खास घटना ये घटित हुई कि मैसूर में जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान जो है हालांकि हारा 1772 में, 1792 में अंग्रेजों के साथ इसको संधि करनी पड़ी थी, और संधि के दौरान अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो देना पड़ गया था, आधा राज्य उसने दे दिया था, आधा राज्य 1792 में। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है। 1792 में जब टीपू सुल्तान हारा तो टीपू ने राज्य का आधा हिस्सा जो है वो देना पड़ा। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि इनके ऊपर सहायक संधि आरोपित करते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। टीपू सहायक संधि एक्सेप्ट करने से लगातार मना करता रहा, और इस कारण 1799 में इसके ऊपर क्या कर दिया गया, फिर से आक्रमण कर दिया गया। 1799 में युद्ध हुआ, और 1799 के इस युद्ध में टीपू जो है मारा गया। इस युद्ध के पहले जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रयास किया कि टीपू जो है वो सहायक संधि को स्वीकार कर ले, उसका राज्य दे दिया जाएगा, उसकी मौत नहीं होगी वगैरह वगैरह करके। लेकिन टीपू जो है लड़ना स्वीकार किया। उसने कहा कि काफिरों की दया पर जीना मेरे लिए संभव नहीं है, और इन काफिरों ने जैसे दूसरे नवाबों को पेंशन पे बांध रखा है, उस लिस्ट में मैं अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते हुए ये मारा गया, और इसके राज्य को, मैसूर राज्य को क्या किया, मैसूर जो इसका राज्य था, उस मैसूर राज्य पर हैदराबाद ने और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और जो हिस्सा था वो बांट लिया, और जो हिस्सा शेष बचा वो हिस्सा उन शासकों को वापस कर दिया जिन शासकों से टीपू सुल्तान का जो साम्राज्य था, या फिर उसके पहले इनके जो पिता का शासन था हैदर अली का, उन लोगों ने जो ये राज्य छीने थे, वो छीने हुए राज्य उन शासकों को वापस कर दिए गए, और उन छीने हुए राज्यों को मैसूर राज्य वापस करके उस मैसूर राज्य को भी इन्होंने क्या कर लिया, सहायक संधि में एक्सेप्ट करा लिया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 1799 के आसपास मैसूर जो है वो भी सहायक संधि में शामिल हो गया। 1801 में कर्नाटक का एक पिट्ठू नवाब था, मोहम्मद अली का बेटा, उमरा था उसका नाम। उस उमरा के ऊपर भी यह सहायक संधि जो है वो आरोपित की गई,
उसे एक्सेप्ट करना पड़ा और उसे पेंशन देकर के उसका राज्य उसको दे दिया गया। तो इस तरीके से जो कर्नाटक है, कर्नाटक, उसने भी 1801 में सहायक संधि को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मराठों ने थोड़ी ज्यादा तकलीफ पेश की। मराठे बेसिकली 5 ब्रांचेस में थे और ये आपस में उस समय लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। पूना में पेशवा थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले, ये सब आपसी झगड़ा कर रहे थे। पेशवा और सिंधिया जो थे, इनके सामने सबसे पहले सहायक संधि का प्रस्ताव रखा गया और बार बार रखा गया, लेकिन नाना फडणवीस दूरदर्शी थोड़े थे और नाना फडणवीस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया जब तक वो जिए। बाद में होलकर्स की लड़ाई हुई पेशवा और सिंधिया, हमने आपको बताया है मराठों के युद्ध के समय में आपको। तो पेशवा और सिंधियाओं के बीच, सिंधियाओं का जो अलायंस हुआ, उनसे होलकर की लड़ाई हुई। पेशवा सिंधिया हार गए। पेशवा में जो बाजीराव द्वितीय थे वो भाग करके अंग्रेजों की शरण में चले गए और फिर उन्होंने बसई में जो है वो सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो पेशवा जो थे, इनकी जो पांच ब्रांचेज हैं उसमें से पेशवा जो हैं उन्होंने भी सहायक संधि को क्या कर लिया, फाइनली बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में आगे चल करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। मराठे जो है फिर से एकजुट होने शुरू हो गए और आगे चल करके सिंधिया और भोसले जो हैं उन्होंने फिर से मतलब आपस में उनकी कुछ युद्ध हुए और इन्हीं इंटरफेरेंस में ब्रिटिशर्स ने भोसले जो थे, नागपुर के जो भोसले थे, उनके द्वारा सहायक संधि को एक्सेप्ट कराया 1803 में और 1804 में जो सिंधिया थे उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। सिंधिया ने भी 1804 में जो ये सहायक संधि है, सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में होलकर्स के साथ में इनके काफी ज्यादा युद्ध हुए, बहुत बार युद्ध हुए और इन्हीं तमाम सारे युद्धों में बार बार 1800 से लेकर के 1801, 2, 3, 4 तक लगातार इन युद्धों में ये फंस करके रह गया वेलेजली। हालांकि इससे पहले अगर देखें तो उसने जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी, इन सब जगहों पर भी सहायक संधि आरोपित करके इनको भी ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। लेकिन सिंधिया जो थे, वो होलकर्स जो थे, वो थोड़ा अभी मजबूती से लगातार लड़ रहे थे। अंत में ब्रिटिशर्स ने जब इनको बुलाया तो ये 1805 में वेलेजली यहां से वापस चले गए और अंग्रेजों और होलकर्स के बीच में 1806 में राजघाट की संधि हुई और जो प्रोविंसेस अंग्रेजों ने जीते थे वो होलकर्स को उसमें से कुछ क्षेत्र जो है वापस कर दिए गए। तो फाइनली 1805 में क्या हुआ, 1805 में 1806 में इसके जाने के बाद में वो संधि हो गई होलकर्स के साथ में, लेकिन 1805 में क्या हुआ, ये ब्रिटेन वापस चला गया। अंग्रेजी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स थे वो कह रहे थे कि आप इतना पैसा वहां पर लड़ाई झगड़ा और अपनी जिद को पूरा करने के चक्कर में इतना कैप्चर कर लिया है, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा व्यापार पे ध्यान रखो, फिर करना आगे चल करके। ये लगातार अपनी मैं पे आ गया था तो उसको वापस बुला लिया गया। तो ये आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया ये था आपका सहायक संधि। सहायक संधि से जो राज्य थे वो कौन कौन कैप्चर हुए, इसके बारे में भी मैंने आपको यहां पर पढ़ाया, बताया, समझाया। ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिख करके देने का प्रयास कीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें, और आप सब लोग अतिशीघ्र एडमिशन लें। जो आपका फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, फाउंडेशन बैच, और फाउंडेशन बैच जो है आपका 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। 14 फरवरी से शाम 6 बजे, और आज 7 तारीख है। अगर आज आप कोड लगाएंगे विरद लाइव, कोड कौन सा लगाना है, कोड लगाना है आपको विरद लाइव।
ठीक है, ये कोड लगाना है। इस कोड को लगा करके आप जो है क्या कर सकते हैं, इस कोड को लगा करके ये कोड लगाएं और इस कोड को लगा करके आप ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो फीस पड़ जाएगी आपकी, वो पड़ जाएगी 18,999 मात्र। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिए। इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अपनी तैयारी से रिलेटेड या फिर इस फाउंडेशन बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमसे इस टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर की पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम तो आप सब लोग चलाते ही चलाते हैं, वहां पर विरत दुबे 01 नाम से मैं आपको मिलूंगा। तो भाई आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। कल हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। आपका समय शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।